हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जितने भी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 6 to 8 और क्लास 9 10th में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। और देखिए, यह सेशन जो है क्लास 11-12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है सभी में एक समान है और प्रश्न भी लगभग वही होता है। इसीलिए क्लास 6 to 8, क्लास 9 10th और क्लास 11-12 के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का सेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जितने भी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न क्लास 6 to 8 और क्लास 9 10th में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। और देखिए, यह जो आज का सेशन है क्लास 11-12 के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्लास 6 to 8 और क्लास 9 10th के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सभी में एक समान लगभग होता है, तो ये प्रश्न क्लास 11-12 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लास 6 to 8 और क्लास 9 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को कम समय में रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ भारतीय संविधान का भाग 17, ठीक है ना। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। यानी कि भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 यह राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है, राष्ट्रभाषा से नहीं, राजभाषा से संबंधित है। क्लियर? आगे जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अनुच्छेद 343 जो आर्टिकल 343 है, इसमें कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी। और देखिए, राजभाषा का तात्पर्य क्या है? तो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा, ठीक है ना, इसका मतलब है राजभाषा। और देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ना, 8वीं अनुसूची, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 351 जो है, अनुच्छेद 351 यह हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। कितना क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया? 5-6 क्वेश्चन करा दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। आंसर सभी लोग कमेंट करते चलेंगे, सबको आंसर कमेंट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला जो थी ये राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है ना। देखिए, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। और राजकुमार अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला था, यानी कि इनको स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यह स्वतंत्र भारत के दूसरे मंत्रिमंडल में भी
यानी कि पहला और दूसरा दोनों मिलाकर के 10 वर्षों तक इन्होंने सेवा दिया है। और देखिए सरोजनी नायडू जो थी यह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता ही है कि यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये सारे प्रश्न पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में पूछे गए हैं। बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर कमेंट करिएगा कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र पार्टी भारत की एक राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 1959 में 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 में जो इन्हें प्रदान किया गया था, इनको दिया गया था। उसके बाद आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था, तो उनमें भी ये शामिल थे। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर ना। चलिए, और सी राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से भी जाना जाता है, राजा जी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। और पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण राज्य की शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना है और राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य राज्य के भीतर लोगों को एकजुट करना है। राष्ट्र निर्माण के लिए एकता, अखंडता, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, समानता, सहयोग, समर्पण, सद्भावना, सहिष्णुता, ये सभी जो फ्रेंड्स मैंने आपको तत्व बताया है, ये सभी जो है ये राष्ट्र को एक सूत्र में बांध करके रखते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया था। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया था। तो देखिए संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। क्लियर। चलिए उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर ना, तो इन सबको फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, और संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ये आपको कंठस्थ याद रखना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में उपाध्यक्ष जो थे इसमें कौन थे। तो अगर हम प्रश्न के हिसाब से बात करें तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और एक आपका बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा एच.सी. मुखर्जी दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे कौन थे, तो बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्लियर ना। और देखिए फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, 13 दिसंबर 1946 को। और देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा जो है फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। क्लियर, इन सब को आप ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 36 से 51 तक में। क्लियर। और इसे कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न कर लेंगे। और देखिए आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है, हमने तो आयरलैंड से लिया और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना जो है ये ली कहाँ से गई है, प्रस्तावना बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अच्छा प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है ना। तो आप इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इन सबको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और प्रस्तावना के बारे में आपको जानते ही हैं, इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है फ्रेंड्स बताइएगा। यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना, कोई नहीं राइट आंसर होगा इनमें से, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, तो ये भी यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर यहाँ पर भी नहीं है। तो मैंने जो क्रम बताया हुआ है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और थोड़ा सा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और आपका 40 जो है ये बिहार में है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना, तो निर्वाचन क्षेत्र पूछा है तो ये मैंने आपको बता भी दिया क्रम। चलिए क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है, इसका कारण है कि यह अधिक उत्तरदायी है, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है और यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। यह शासन में पारदर्शिता भी लाता है और यह जनता के अधिकार को सुरक्षित भी रखता है। इसमें जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र में सामूहिकता पर बल दिया जाता है। इसमें सभी वर्गों को उचित अवसर मिलता है, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है अनुच्छेद, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, क्लियर ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल जो 74 है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 74 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसको छोड़ करके शेष कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होंगे और उनके सलाह से कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्रिपरिषद, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, ज़रा आप लिख करके कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। 61, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। तो फ्रेंड्स देखिए दल बदल विरोधी कानून की अगर हम बात करते हैं तो आपको 52वां संविधान संशोधन याद होगा। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में जो है इसी के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया था और इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो दल बदल कानून
पर रोक लगाता है, मतलब दल बदल कानून से संबंधित है यह। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों को 1/3 भाग यानी कि न्यूनतम 1/3 भागों से अलग होने पर भी वैधता प्रदान किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल बदल कानून को और कठोर बनाया गया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 91वां और 52वां। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है। बड़ा ही यह पॉपुलर स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट जो है यह अब्राहम लिंकन का है। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन का है, याद रखिएगा। ये यूएसए के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर आपका अब्राहम लिंकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा का अधिकार जो आता है फ्रेंड्स, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2010 ये ध्यान रखिएगा, ये प्रभाव में आया था कब, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है ना फ्रेंड्स, और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में है, स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर। और अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 क, ठीक है ना, 21 क या 21 ए कहिए, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 2002 में। ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 21 अ के अंतर्गत जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। 21 है, और अभी मैंने बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है, यानी कि यह एक मौलिक अधिकार तो है ही, लेकिन यह स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, बताइए। तो देखिए ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, 1976 में हुआ था, जिसमें जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है उनको आपको संविधान के भाग 4A के 51A के अंतर्गत जो आर्टिकल है उसमें रखा गया, भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो उस समय तो ये 1976 में 10 जोड़ा गया था, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य को लिया कहाँ से गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अच्छा 11वां मौलिक कर्तव्य पूछा जाए कि कौन से, 10 तो थे पहले से, 11वां कौन है, तो 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि उन्हें प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है ना, चलिए ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों नहीं थे। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा प्रश्न में क्या पूछता है कि महात्मा गांधी दे देगा, तो महात्मा गांधी नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर किया गया था, क्लियर ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। धन विधेयक के बारे में, देखिए धन विधेयक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कथन असत्य है, बताइए। यहाँ पर देख लीजिएगा कि यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, तो ठीक दिया गया है, क्योंकि धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 109 में किया गया, उल्लेख 109 में है, और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 अनुच्छेद में। तो ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है पहले,
और लोकसभा में पास होने के बाद, पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर राज्यसभा जो है यह 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस भेजती है। यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करती है, 14 दिनों के अंदर वापस नहीं भेजती है, तो दोनों सदनों से यह पारित मान लिया जाता है। और यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर संशोधन कर धन विधेयक भेजती है तो लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार करती है तो संशोधन सहित पारित मान लिया जाएगा अथवा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिसे पूर्व में लोकसभा ने पारित किया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा का स्पीकर लेता है। तो यहाँ पर देखिए, यह केवल राज्यसभा में पारित होता है, गलत दिया गया है। और इसमें से देखिएगा ना, तो कोई भी कूट जो है ना सही नहीं दिया गया है, असत्य तो इसमें से आपको है ये, तो इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका नहीं है, 3 4 भी कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। उच्चतम न्यायालय जो है यह अस्तित्व में कब आया था, बताइए। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। और उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी न्यायालय है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था, फेडरल कोर्ट की स्थापना। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है, ये आपको चुन करके बताना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है और यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से सभी सही दिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी इसमें से सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंगभेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। तो फ्रेंड्स, यह किया गया था आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो है, जो रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई में जो सक्रिय रूप से लड़े थे, ये नेल्सन मंडेला जी थे, यह आपको भी पता है। और नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 1990 में ये कारावास से मतलब बाहर आए थे और 1990 में जो है भारत सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे कि राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बोअर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये बोअर का युद्ध जो 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध में हुआ था, बोअर। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 25 जनवरी के दिन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 24 सितंबर के दिन, तो ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप 5 जून को क्या मनाया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य गलत दिया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य विश्व में शांति को बनाए रखना है। ठीक है ना। और इसमें जो है 15 सदस्य देश होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 2 वर्ष की अवधि के लिए जो अस्थायी होते हैं ये चुने जाते हैं। यहाँ पर 15 देश लिखा गया है ना, तो ये 15 होते हैं, बिल्कुल है, 5 अस्थायी है। तो 5 अस्थायी हैं, क्लियर। कौन कौन से, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और उसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास विटो शक्ति है, बिल्कुल। प्रत्येक जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इनके पास विटो पावर होता है। IMF और विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, ये गलत दिया गया है, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना। तो यही आपका पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका उपरिक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, इसमें से देखिए चुनाव कदाचार का अर्थ क्या है। चुनावी कदाचार का ये समझ लीजिए चुनाव में अवैध तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करना। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा अगर इस तरह से हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ के प्रयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी राय रखी है। ठीक है। और चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव में उम्मीदवारों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विज्ञापन को बार बार प्रकाशित करना पेड न्यूज़ की श्रेणी में आता है। ठीक है। और इस तरह के प्रचारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो देखिए चुनाव आयोग के मुताबिक किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस प्रकार चुनाव प्रचार करना जिससे कि वह प्रचार भी समाचार अथवा आलेख जैसा प्रतीत हो पेड न्यूज़ कहलाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ठीक है। और आपका वोटरों को धमकाने और अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी आएगा आपका कदाचार में। और दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, तोड़ फोड़ करके आप लाइएगा, तो ये भी है आपका। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर से पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति दिया था। VVI क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। VP मंडल की अध्यक्षता में जो है 1979 में ये कमेटी गठित की गई थी। और देखिए मोरारजी देसाई वाले जो जनता पार्टी की सरकार जो थी, इसी के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये कमेटी जो है ये 1980 में जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें 27%, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार पूछ लिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है कौन सा, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए उपरिक्त में से कोई भी अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष नहीं है। मतलब यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है यह आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। ठीक है ना, 29-30 में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना, प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो इसमें से आपका कोई भी नहीं है ना, ठीक है ना, तो कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी आपका नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। क्या इसमें से सही नहीं है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा संविधान सभा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स संविधान सभा की बात करते हैं तो इसकी 1946 में संविधान सभा की जो है, एक मिनट रुकिए, जुलाई में नहीं हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को दिसंबर में हुई थी। तो ये तो आपका गलत हो गया। और इसमें आपके 300 से अधिक सदस्य थे। बिल्कुल संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। और इसने 1935 का अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों, यहाँ पर देखिए विधेयकों, ठीक है ना, विधियों का अभिग्रहण किया है, ये भी आपका सही है। तो ये वाला दिसंबर में हुआ था, तो ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। बेल्जियम मॉडल का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। बेल्जियम मॉडल का तत्व जो है ये आपका क्या होगा। तो बेल्जियम मॉडल जो है इसका तत्व, बेल्जियम का संविधान निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषा दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी और डच
दोनों का समान प्रतिनिधि है। उसके बाद देख लीजिए, इसमें बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। सामुदायिक सरकार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिएगा कि बेल्जियम में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये सब सही है। कौन सा इसमें से नहीं है? तो चूंकि सारे के सारे हैं तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? बताइए। सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए वर्ष 1956 में श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1956 में किया गया था, ठीक है। 1956 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में इनमें से गलत कौन सा है? पावर शेयरिंग के बारे में देखिए, पावर शेयरिंग का हिंदी में अर्थ होता है शक्ति का विभाजन, ठीक है ना। शक्ति का विभाजन, साझा की जाती है शक्ति का विभाजन, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, आगे मैं आपको बताता हूं कि देखिए कि पावर शेयरिंग के कार्यों और दायित्व का स्पष्ट रूप से बंटवारा और विभाजन करना है, ठीक है। तो यह आपका सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच जो है साझा की जाती है। और भारत में संघीय ढांचा है जो कनाडा से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप से शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही छोटा हो या फिर सामाजिक विभाजन न हो। तो पूछा गया गलत कौन सा है? तो चूंकि ये सारे के सारे सही हैं तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में इसमें से शामिल कौन सा है? समवर्ती सूची में शामिल कौन सा है? भारतीय संविधान के संघ सूची में 98 विषय हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय को शामिल किया गया था और वर्तमान में 59 है, ठीक है। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय था, वर्तमान में 52 है। क्लियर ना, इसको याद रखिएगा। और देखिए, ये आपका जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में। और इसमें पूछा गया समवर्ती सूची में शामिल जो है, इसमें से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, जंगल होगा इसमें से, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि और कृषि पुलिस शायद राज्य सूची का विषय है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? सबसे कम कहाँ पर है सार्वजनिक जीवन में? तो फ्रेंड्स, ये चाइना में है, ठीक है ना, चाइना में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चाइना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976, यह क्या प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्गों सभी लिंगों के लिए समान वेतन, ठीक है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की एक सशक्त माध्यम है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 39D है ना, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि खाली स्थान है को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपको पता है ना क्या होगा? धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा महात्मा गांधी। चलिए, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही दिया गया है? चलिए, बताइएगा इसमें से कौन सा सही दिया गया है, करेक्ट आंसर बताइए। तो लोकतंत्र में के बारे में अगर इसमें से हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार रहित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार तो है ही हमारे लोकतंत्र में भी। लोकतंत्र अनियमित है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखिए, लोकतंत्र जो है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें से सबसे पहले देखिए, लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। इसमें कौन सा सही दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, ठीक है ना। और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र शासन प्रणाली, ये राजतंत्र को समाप्त कर स्थापित किया गया है। और लोकतंत्र का आधुनिक समय में शुरुआत अमेरिका में हुआ था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, नेताओं द्वारा चुनाव के कुछ माह पूर्व चुनाव के दिनों तक केवल जनता के साथ ऊपरी तौर पर जुड़ाव होता है, उसके बाद उनकी ज़रूरतों को अनदेखी किया जाता है।
तो अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट आपको सही बताया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? चलिए बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें से कौन सा जो है राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा आपका, वे देश के लिए कानून बनाते हैं, राजनीतिक पार्टियां नहीं कानून बनाती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो आपका ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, तो ऐसा करती हैं और उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दे पर। ठीक है ना, सभी मुद्दों पर समान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी मुद्दों पर समान हो सकते हैं, इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों में से कम कितना सुरक्षित करना पड़ता है, बताइए। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों में से कम कितना सुरक्षित करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीतता है, लेकिन कुल वैध मत का अगर 8% मत प्राप्त कर लेता है, तो वह राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसको दिया जाएगा। वैसे आप लोग 6% भी कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर मतलब दल होने के लिए वैध मत का 6% मत प्राप्त करता है। ठीक है ना, लेकिन 2011 में यह प्रावधान था जो मैंने आपको बताया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ अपने आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बहुदेशीय बहुदलीय शासन व्यवस्था है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, इसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण आपने पढ़ा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है यह भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था 1882 में। इसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को जो है आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत, और 2 अक्टूबर 1959 को आपको राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए, ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? ब्लैक पावर, काली शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उभरा था। ठीक है ना, 1966 में उभरा था, और यह आंदोलन यूएसए में चलाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका 1966 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है ये आपका 324 से लेकर के 329 तक में है। 324 से लेकर के 329 तक में। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा जाए तो राजीव कुमार है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 324 दिया गया है, 324 से 329 आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 जो है यह संबंधित किससे है, बताइए। तो देखिए, अनुच्छेद 300 जो है ना फ्रेंड्स, यह मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा गया था, मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है, और 300 क जो है आर्टिकल, याद रखिएगा, 300 क या 300 ए। ठीक है ना, 300 ए या 300 क, ये 300 है, 00 है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो 300 क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? कितनी बार? तो ऐसा कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, इसे भी आप साथ साथ जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, भारत के राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन सकता है, इसकी कोई भी जो है समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। चलिए, और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। मैंने आपको बोला था ना, इसको याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही थी संविधान सभा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, तो सभापति कोई बात नहीं, तो ये आपको मीरा कुमार हैं, आपको भी पता है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम पूछा जाएगा तो ये जीबी मावलंकर हैं। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा महाजन थी। ये दूसरी महिला हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और वर्तमान में जो है ओम बिरला जी हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है यह कब किया गया था, तो फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था और इसी के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे, रंगनाथ मिश्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि कब हुआ था, 1993 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये वित्तीय आपातकालीन है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1980 में किस देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। यह देश कौन सा है, तो यह जिम्बाब्वे था, ठीक है ना। 1980 में जिम्बाब्वे ने अश्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। यह देश कौन सा है, जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पर है, हरारे है, ठीक है ना, हरारे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, बिल्कुल नहीं। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, बिल्कुल नहीं। इसमें देरी होती है, बिल्कुल नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, प्रजातंत्र जो होता है यह स्थिरता के साथ विकास के मार्ग की ओर ले जाता है, ठीक है। और प्रजातंत्र में प्रजा का शासन पर नियंत्रण होता है, जिससे कारण भ्रष्टाचार भी रुकती है। क्लियर, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। कौन सा देश है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, तो फ्रेंड्स यह देश कौन सा है बताइएगा। तो देखिए, एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक समय में न्यूजीलैंड देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था और यह अधिकार उनको 1893 में दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और हमारा जो आर्टिकल 326 अनुच्छेद, इसी के अंतर्गत वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है हम लोगों को, आर्टिकल 326 के अंतर्गत। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये सभी पॉइंट आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो भारतीय संविधान ने क्या व्यवस्था किया है, निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था किया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर प्रजातांत्रिक गणराज्य है, गणराज्य तो निर्वाचित राष्ट्रपति है इसीलिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति भारत का जो होता है, भारत देश का ये प्रमुख होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का ये प्रतीक है और हमारी संसद जो है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी हुई है। यह भी आपको फ्रेंड्स भली भांति पता है। ठीक है ना। चलिए, और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल जो 57 है, अनुच्छेद 57, इसके तहत जो है यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को, ठीक है, इसको शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और संविधान का भाग 1 जो है, संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, संघीय शासन पद्धति में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो फ्रेंड्स, यह एक सांविधिक निकाय है। क्या है यह? एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है और 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर ना। चलिए, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है। देखिए, प्रश्न रिपीट हुआ ना, तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये जो आपको बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को इन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। चलिए, उसके बाद देखिए, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। श्रीलंका किस वर्ष आया था, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ष 1948 में जो है श्रीलंका स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था और श्रीलंका को स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से प्राप्त हुई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, पहले इसको सीलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका को। ठीक है ना। श्रीलंका की नई राजधानी याद रखिएगा, श्री जयवर्धनापुरा कोटे है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में इसको स्वतंत्रता मिली थी। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 24 अप्रैल के दिन जो है क्या मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। ठीक है ना, 18 वर्ष यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल फिक्स होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकती है। तो इनमें से कोई नहीं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तब 6 वर्ष होगा। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर इसका होगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल है, यह एक अस्थायी सदन यहाँ पर दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। 33%। तो यह आपका कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का जो आरक्षण है वो इसकी व्यवस्था करता है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के भी नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 128वां, ठीक है ना, 128वां संशोधन विधेयक। ठीक है, संशोधन अधिनियम जो है ये आपका 106वां होगा और 128वां संशोधन विधेयक 2023 है यह, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि संविधान संशोधन विधेयक, तो ये 128वां
संशोधन अधिनियम, तो 106वां। देखिए, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसको लागू किया गया था कब? तो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को 1993 में लागू किया गया था, 1993 में लागू किया गया था, ठीक है, 1993 में लागू किया गया था। और चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के उपयोग से चुनाव प्रक्रिया सरल, सुचारू, त्वरित और निष्पक्षता के साथ जो है यह शुरू हुआ था। और देखिए, ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है अभी, इसका डिजाइन एमवी हनीफ ने किया था। ये प्रश्न बन सकता है, एमवी हनीफ ने किया था ईवीएम का डिजाइन, ठीक है ना, हनीफ ने किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और 14वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। प्रथम बार वैसे इसको 1982 में जो है केरल में विधानसभा में, पारूर विधानसभा में इसको यूज़ किया गया था। तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, 1993 इसका करेक्ट आंसर होगा। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि कारण क्या है इसका? इसका कारण क्या है? तो भारत में संघीय ढांचा कनाडा से, ये आपको पता है ना, लिया गया है। और आपको पता है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, और इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, और इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। यहाँ पर देखिए, एक से अधिक, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियां का अर्थ है जो तीनों सूची में से नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी, ये 1980 में हुई थी, ठीक है ना, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो 1925 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, ये सब आपको याद नहीं रहा है। राष्ट्रीय जनता दल याद रखिएगा, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। जनता दल यूनाइटेड की 2003 में, आम आदमी पार्टी की 2012 में। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इसमें से जो है आपका जाति है, कास्ट है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के हमारी संसद बनी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो ये 5 वर्ष का होता है मेनली, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए? जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वैसे 5 वर्ष के लिए एक लोकसभा होता है, तो जब तक जो है उसको लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक वह प्रधानमंत्री रहता है। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष फिक्स है, बीच में भी वह हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यह आर्टिकल 324 है। कौन सा आर्टिकल है? यह 324 है, याद रखिएगा। अच्छा, 289 भी देख लीजिएगा। इसका संबंध राज्यों की संपत्ति और पेंशनों के संबंध में समायोजन से है। 329 क्या है? तो इसका संबंध निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से है, ठीक है। मैंने बताया था कि संविधान के भाग 15 में 324 से 329 तक में जो है निर्वाचन संबंधी उपबंध है। चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? 40 से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। 40 से अधिक पूछा गया है, बताइए। 40 से अधिक। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो है ना विधानसभा की 40 सीटें हैं, और यहाँ पर 40 से अधिक पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में जो है 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। ये 40 से अधिक हैं, ठीक है ना, 40 से अधिक हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? उसके बाद बिहार में देख लीजिए, यहाँ पर बिहार में है, अगर बात करते हैं तो आपका बिहार में 40 है। तो ये 40, ये तो खत्म हो गया, 40 से अधिक होना चाहिए। इसमें देख लीजिएगा तमिलनाडु का कितना है, तो तमिलनाडु का 39 है, ये भी कम है, तो ये खत्म हो गया, ये आपका सही है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था, बताइए?
सूचना का अधिकार अधिनियम, तो फ्रेंड्स यह 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, 2005 में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, और अनुच्छेद जो 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है। पुंछी आयोग का संबंध किससे है, चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। पुंछी आयोग का संबंध जो है यह किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है ना, केंद्र राज्य संबंध से। चलिए, तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुंछी आयोग पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। देखिए, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा संघीय व्यवस्था में आवश्यक जो है ना, एक से अधिक इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है ना, तो संविधान के लिखित संविधान और आपका संविधान की सर्वोच्चता, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, बताइए जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं। ठीक है ना, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 29 विषय याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो अभी मैंने बताया था जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसका गठन हुआ था। देखिए, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उस चुनाव को क्या कहा जाता है? तो उस चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, उसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा मध्यावधि चुनाव उसको कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि। तो देखिए, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह एक अधिक उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, यह ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ठीक है, उत्तरदायी होती है, और यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में भी सुधार करती है, और यह नागरिकों की गरिमा को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से असत्य है, गलत है? मंडल आयोग के बारे में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सभी स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़िए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जनता दल सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका जनता दल की गवर्नमेंट ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। तो इसका अध्यक्ष बीपी मंडल थे, बिल्कुल सही दिया गया है। और 1979 में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था, और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और देखिए 1990 में जो है वीपी सिंह की नेतृत्व वाली जो जनता दल सरकार थी उसमें मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था 1990 में। तो ये तीनों सही दिए गए हैं, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यह कौन सा था? तो फ्रेंड्स यह 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, 61वां, इसको आप ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन, क्लियर ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, और 65वां भी ध्यान रखिएगा कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरपालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है ना,
भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग जो है ना, यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक निकाय भी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में इसका जिक्र किया गया है। तो एक संवैधानिक भी है, और यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। यह भी जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो पहले 7 दी गई थी, लेकिन वर्तमान में आप 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है आपको ये विधिक अधिकार में रख दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मौलिक रूप से 7 दी गई है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इनको रखा गया है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है? राजनीतिक दल का कार्य पूछा गया आपसे कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है। तो राजनीतिक दल का कार्य जो है ना, ये इसमें से क्या है? जनमत जुटाना। ठीक है ना। तो ये आपका नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना। बताइए क्या है? तो इसमें से देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें से देखिए, जनमत जुटाना बिल्कुल यहाँ पर ठीक दिया गया है। नीति विकल्प प्रदान करना, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, विपक्षी पार्टी द्वारा सत्ताधारी पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करना। ठीक है, ये भी आपका सही है। राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, तो इसमें से एक से अधिक राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद चलिए, अच्छा, किसी भी राजनीतिक दल को अगर हम बात करें कि राजनीतिक दल का मान्यता इनको कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। ठीक है ना। चलिए, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, ये थोड़ा सा इसमें असमंजस है, लेकिन ये निश्चित रूप से 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए, भारत का राजधर्म है, तो राजधर्म तो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष देश हैं। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? कौन सी इसमें से नहीं है, बताइए? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो बिल्कुल है। ठीक है, संघ एवं समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की भी स्वतंत्रता है। बिल्कुल ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है आपके। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो फ्रेंड्स, यह दिया गया था 1971 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है ना, और गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का चुनाव अभियान का नारा था। तो यहाँ पर आपका 1971 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो है, ये आपका राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान अधिकार प्रदान किया था? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि न्यूजीलैंड ने किया था। ठीक है, न्यूजीलैंड ने किया था, न्यूजीलैंड ने। ठीक है ना, 1893 में। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है इसमें से। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है ना, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है राज्य चुनाव आयोग से है? किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? चलिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से करेक्ट आंसर सभी लोग बताइए। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है ना, ये राज्य चुनाव आयोग से संबंधित जो है, राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। क्लियर ना, बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना इसका। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला है हमारा ये राज्य चुनाव आयोग। ठीक है ना, 73वां ही होगा। 73वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स, इसमें आपको याद है ना कि अनुच्छेद 243 के जो है ना, इसका 243 के, ये पंचायत के चुनाव से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो ये राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर
कौन सा सत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। बहुदलीय व्यवस्था भी है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है और सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी है आर्टिकल 326 में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। चलिए, असत्य कथन की पहचान करना है आपको। असत्य कथन इसमें से पहचानिए। असत्य कथन बताइए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1991 में हुआ था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद ही भारत में चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों का नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों की से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। चलिए, तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, चौथा पांचवा तो आपको पता ही है। ऑप्शन ए बी सी तो आपको पता है, डी तो पता है, ऑप्शन ए बी सी पढ़िए। तो यहाँ पर देखिएगा, परमादेश से क्या है, तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपनी विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, वह किसी व्यक्ति का अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत। ये कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षालेख, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक किससे संबंधित है? 324 एक जो है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कई बार मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये गलती अब नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से असत्य दिया गया है? संघ सूची के संबंध में बताइएगा। तो देखिए, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, संघ सूची में जो है 97 प्रविष्टियाँ थी, जो वर्तमान में 98 है। और इसमें जो है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, ठीक है ना, उसके बाद आपका बैंकिंग वगैरह ये सब आता है, डाक ये सब आता है। तो ये आपका सही है। और इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण से इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। और संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो कौन सा सत्य है? कोई भी नहीं है, सारे के सारे सही है। इसीलिए ऑप्शन ई राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए, किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को चुना? तो फ्रेंड्स, ये केरल राज्य था, जहां पर 1957 में ही कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सरकार बनाई गई थी। केरल राइट आंसर होगा इसका। चलिए, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आधारभूत संरचना के विषय में बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम संविधान की कुछ आधारभूत संरचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो ये संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। उसके बाद आपका लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, कमजोर वर्गों को सुरक्षा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, संघीय ढांचा, ये सब है। इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कौन सा कथन सत्य है? यह एक आपका भारत एक क्या यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, ठीक है। और यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। और यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत भारत का एक न्यायिक सिद्धांत है, ठीक है, जिसके अनुसार भारतीय संविधान के कुछ निश्चित मूलभूत लक्षण हैं जिन्हें संसद के किसी अधिनियम के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और गलत कथन को पहचानिए, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हम बात करते हैं तो पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। पीसी नहीं, ये हेरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो यही जो है आपका गलत है, बाकी ये सब सही दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है ना, ठीक है, इसको संसद कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, कौन सा कथन इसमें से सही है?
तो देखिए वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का युग प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गठबंधन की सरकार वह होती है जो जिसमें राजनीतिक दल सरकार स्थापित करने हेतु मिलकर के काम करते हैं, तो यह गठबंधन सरकारों का युग है। और इसके बाद देख लीजिएगा कि यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। तो 1990 के दशक में भारतीय राजनीतिक में विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां आई थी, इस चीज़ को तो आपको पता है, और वहाँ पर आपको प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो यह आर्टिकल कौन सा है फ्रेंड्स? यह आर्टिकल 340 है, 340 है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। 340 है। 1993 में 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। तो संशोधन जो है ये आपका 368 में संविधान संशोधन, इसको आप ध्यान रखिएगा, और इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन 3 प्रकार का होता है: संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के दोनों सदन से पारित होने एवं राज्य विधानमंडल की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक होता है फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति विधेयक को सहमति संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, जो भी चाहे, ठीक है ना। तो और उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति सहमति देता है विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एक से अधिक। और उसके बाद जब संसद संविधान में संशोधन करती है तो न्यायपालिका इस बात की जांच करती है कि किए गए संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे की कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सब शामिल होगा। चले, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा प्रावधान है ना, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 153 जो है इसके अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 155 जो है इसके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। समवर्ती सूची का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में है, 7वीं में मैंने बताया था ना कि 7वीं में संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ और राज्यों के बीच, संघ और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। चलिए, सार्वभौम जो मताधिकार है उसका अर्थ है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो मत देने का अधिकार जाति या लिंग से, अवस्था से, संपत्ति से अथवा सामाजिक स्थिति, इन सब से नियंत्रित नहीं होता है। तो यहाँ देखिए एक से अधिक राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये दोनों को करता है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा वैसे भी। चलिए, अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। कई बार मैंने आपको बताया वित्त आयोग से यह संबंधित है। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, तो ये जो है फ्रेंड्स किस में है? यूके, भारत, कनाडा, यूएस, इन सब में फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपना रहे हैं ये देश, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टाड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? टाड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में टाड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। चले, ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? उनको रखा जाता है धन विधेयक की श्रेणी में, ठीक है ना।
धन विधेयक को, और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, धन विधेयक, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है, किसका नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये विश्वास जो नहीं है ये किसका है? कट्टरपंथियों का नहीं है। कट्टरपंथी राइट आंसर, बाकी उदारवादी और समाजवादी तो लोकतंत्र में विश्वास करते ही हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक एक नाटक लिखी? द एप्पल कार्ट नामक नाटक, बताइएगा। तो ये लिखा था किसने? तो फ्रेंड्स, ये लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ठीक है ना। 1928 में इन्होंने जो है द एप्पल कार्ट नामक एक नाटक लिखी थी, 1928 में। देखिए, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह पुस्तक लिखा किसने है? द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है किसने? प्रताप भानु मेहता ने लिखा है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान को किसने बनाया है? तो भारत के संविधान को बनाया है संविधान सभा ने। किसने बनाया है फ्रेंड्स? संविधान सभा ने बनाया है। तो ये तरह छोटा छोटा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो यह लागू किया था किसने फ्रेंड्स? तो यह भारत ने किया था, ठीक है ना, भारत ने ही स्टार्टिंग से ही किया, 1947 से ही यह हमारा लागू है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो श्रीलंका में बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है, ठीक है। श्रीलंका एक अर्ध राष्ट्रपति प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसके तहत श्रीलंका का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? सबसे निचला स्तर जो है इसमें से आपको पता है कि कौन सा है? तो ये पंचायत होता है, ठीक है ना, पंचायत। क्लियर, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताया हुआ हूँ। चलो, उसके बाद देखिए, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें से आपका चुनाव है, ठीक है ना, सबसे सुंदर यहाँ पर चुनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता संघर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? गहरा लोकतंत्र को करने का, तो फ्रेंड्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ इन्होंने किया था, आपको भी याद होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? ये कौन है? बताइएगा राइट आंसर। अच्छा, राजस्थान के किस जगह से जो है पंचायती राज का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में किया था? जगह का नाम जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, पूरा सेशन मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया, ट्री 1 और ट्री 2 में जो पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस का। सेशन को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। रॉबर्ट डहल इसका राइट आंसर हो जाएगा।